हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप लोगों का पुनः इस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारी एक्सरसाइज थी वास्तविक संख्या की 1.2, उसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो आपका ये है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जो 6 की पावर n दिया है, इसको ये बताना है क्या ये 0 किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पे समाप्त हो सकती है। सबसे पहले इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, तो इसके गुणनखंड हमको मिलेंगे 2 व 3, तो 2 की घात n और 3 की घात 2 गुणे 3 की घात n मिल जाएगा। अब यहां से लिखेंगे किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा, तो 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 गुणनखंड होना चाहिए। देखिएगा, ये किसी भी संख्या, जब कोई संख्या हमारी 0 पर समाप्त होगी अर्थात उसका इकाई का अंक 0 होना चाहिए, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये जितनी भी संख्याएं इसमें इकाई का अंक जो है सब में 0 है, और ये सभी संख्याएं जो है वो 5 से विभाज्य है। तो 5 से कोई संख्या अगर विभाज्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंडन है, उसमें जो है वह संख्या होगी। जैसे हम बात करें 10 की, तो 2 गुणे 5 लिखा हुआ है, और 20 की अगर हम बात करें तो इसको 2 दूना 4 पंचे 20 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई संख्या 5, अगर कोई संख्या किसी संख्या से भाज्य है तो इसका मतलब उसके गुणनखंड में वह संख्या है। तो वही चीज इसमें बताई गई कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा, तो 6 की पावर n 5 से भाज्य होगी, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन 6 की पावर n में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी इसका जो 6 पावर n था, इसमें 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता यानी उसमें यह बताया गया था कि उसके अलावा अगर कोई गुणनखंड उसमें है, उसके अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड उसमें नहीं हो सकता। अद्वितीयता से 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यह हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। एक बार पुनः समझ लीजिएगा इसको। सबसे पहले आप जो संख्या दी कि उसके गुणनखंड कर लीजिए। अगर वो कहे शून्य पर समाप्त है तो उसके लिए उसके गुणनखंड करिए। उसमें देखिए यदि 2, 5 है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। और यदि घात कुछ भी हो, अगर शून्य है जैसे लिखा हुआ है 2 गुणे 5, इसकी घात हम चाहे जो लिखें, चाहे 3 लिखें तो 5 दूनी 10, 10 की घात 3 जब लिखेंगे तो ये 1000 आएगा। तो इस तरीके से घात कुछ भी हो, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड संख्या के 2 और 5 है तो वहां पर जो है वो शून्य पर समाप्त होगी। तो इसके लिए इसमें देखते हैं गुणनखंड करिएगा। इसमें हमने गुणनखंड किया 2 और 3, तो किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगा तो 6 की पावर n 5 से भाज्य होगी, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन 6 की पावर n में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से यह स्पष्ट है कि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आधारभूत प्रमेय मैंने आपको पहले ही बताई है। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको ये दिया है, इसमें ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 व 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 व 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं। तो आधारभूत प्रमेय जो आपकी थी उसमें यह बताया गया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम इस संख्या को देखें तो यहां से देखेंगे चूंकि 7 गुणे 11 प्लस 13 गुणे 13 प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 77 को 13 से गुणा कर दीजिए तो 77 और 13 का गुणा करेंगे तो 7 तरीक 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 दो 23 हो जाएगा और 7 7 1 0 और ये हो गया 9 1 10। यह आ जाएगा 1001 प्लस 13, यानी ये हमको जो मिलेगा वो 1014 मिल जाएगा। तो 1014 हुआ, इसके आप फैक्टर करिएगा 1014। अब 1014 के गुणनखंड कर लीजिए, इसको 2 से लिखेंगे, काटेंगे 2 पंची 10, 7 दूनी 14 कट जाएगा, फिर 25 दूना 50, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखिए 3 एक कम 3, 2 बचा 20 हो गया, 6 तरीक 18, 2 बचा 9 तरीक 27, 13 से देखिए 13 एक कम 13, 3 बचा 13 39, यह हो गया। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हमको मिले वो मिले 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो यहां से हमने ये देखा कि इसके जो हमको संख्या थी ये, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2, 3, 13 और 13। तो यहां से हम ये लिखेंगे चूंकि संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए अब ध्यान दीजिए, मैंने आधारभूत प्रमेय भी आपको बताई है। आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो है कोई भी भाज्य संख्या जो है वो उसको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है।
क्योंकि इसके जितने जो गुणनखंड आए वो सभी अभाज्य संख्याएं थी। और अभाज्य संख्या मैंने आपको यही बताया कि प्रमेय के अनुसार मैंने आपको यह बताया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो उस प्रमेय के अनुसार जो है यह संख्या आपकी भाज्य होगी, क्योंकि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसको अगर हम लिखे तो 7 छंग 42 हो जाएगा। फिर गुणे 4 पंचे 20 से 60 दुना 120 हो जाएगा और प्लस 5। अब क्या करना है आपको, यहां से गुणा कर लीजिएगा 42 120 का, ये 0 आ जाएगा। 12 दुना 24 हो जाएगा और 12 चौक 48 2 50। तो ये 5040 प्लस 5, यानी ये जो हमको मिल गया वो मिल गया 5045। अब 5045 के गुणनखंड कर लीजिए। अब इसके गुणनखंड करिए, देखिए 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 2 बचेगा 20 हो, 6 3 18 2 बचेगा 24 हो जाएगा। 8 3 24 नहीं कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 एक कम 5 5 9 45, ये हो गया। अब इसको देखिए क्या किसी संख्या से विभाजित हो सकता है, ये अभाज्य संख्या ही है आपकी 1009 से ही विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आपको अभाज्य गुणनखंड इसके मिले वो मिला 5 गुणे 1009। अब चूंकि यहां से लिखिएगा, चूंकि संख्या 7 6 5 4 3 2 1 5 ये जो दी गया है कि गुणनखंड अभाज्य संख्या गुणन 5 गुणे 1009 जो अभाज्य है, अभाज्य है, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 एक भाज्य संख्या है। ये हो गया आपका। तो एक बार पुनः समझ लीजिएगा, आपको जांच करनी थी कि ये दोनों संख्याएं भाज्य है कि अभाज्य है। तो ये भाज्य तब होंगी जब इसके गुणनखंड जो है वो सभी अभाज्य हों। तो इसके लिए जो हमने इसको गुणा करके जोड़ के जो संख्या मिली इसके गुणनखंड किए जब, तो यहाँ पे देखिए जो हमको संख्याएं मिली वो सभी अभाज्य थी। तो संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के गुणनखंड जो है अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, यानी वो यह कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लिया गया, इसलिए जो है ये भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार इसको भी आप भाज्य संख्या सिद्ध कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है उसमें आपको ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यह आपको बताना है। देखिए इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं कि कितने समय पश्चात एक स्थान पे चले थे, कितने समय पश्चात वो मिलेंगी, या सुई वाले जो घंटी वाली होती है कितने समय सभी घंटियां 7 बजे तो कितने समय बाद जो है वो फिर एक 7 बजेंगी। तो उस सभी में क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना होता है। तो यहां पर हम वह कितने समय बाद मिलेंगी, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी, ये निकालना है हमको। तो यहां से होगा आपका वह समय जब
दोनों एक स्थान पर मिलती बराबर हो जाएगा LCM 18 और जो दूसरी संख्या है आपकी मिनट, उसको 12 मिनट लगते हैं। ये तो 18 और 12 के एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहां से चूंकि 18 को अगर हम लिखें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 2 3 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 12 को अगर हम लिखें तो 2 दूनी 4 से 12 हो जाएगा। तो एलसीएम जो है इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम अगर देखें दो दोनों में उभयनिष्ठ है, ये एक 3 उभयनिष्ठ है और ये 2 उभयनिष्ठ नहीं है और ये 3 उभयनिष्ठ नहीं है। एलसीएम मैंने आपको बताया है कि जो उभयनिष्ठ है वो भी लिखेंगे और जो नहीं है वो भी लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से 2 3 6 6 दूनी 12 12 3 36 मिनट। तो अतः यहां लिख दीजिएगा, अतः वह दोनों एक स्थान पर पुनः 36 मिनट। उसने यही पूछा था आपको कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी, तो पुनः 36 मिनट बाद वे दोनों एक स्थान पर पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। यानी एक बार पुनः समझ लीजिएगा, जहां अब दोनों को पुनः प्रारंभिक किस स्थान पे मिलना है, इसके लिए सबसे पहले आपको दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। दोनों का एलसीएम निकाल दिया गया। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उतने समय ही पश्चात वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।